दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो हमने 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। ये छठा चैप्टर है, पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। इसको करेंगे छठा, 7वां और 8वां। तीनों के तीनों क्या नाम है, इस टाइप का चित्र में, ये जो चित्र में प्रदर्शन बोलो या चित्र में प्रस्तुतिकरण बोलो, इसके ऊपर के टॉपिक है 6, 7 और 8, ठीक है। देन उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रह जाएगा जो इस बार आ रहा है, जहां तक है 9 तक ही आ रहा है ना, ठीक है। मीन वाला चैप्टर नहीं, माध्य वाला चैप्टर, क्लियर है। तो जो चैप्टर है इसका नाम है आंकड़ों का चित्रीय बोलो या चित्रमय प्रस्तुतिकरण। चित्रीय बोलो या चित्रमय प्रस्तुतिकरण आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमें पढ़ना है और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हो। एटलीस्ट 5 चैप्टर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम फटाफट से छठे चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफ एंड ऑल हमें बनाने पड़ेंगे जो भी है। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आंकड़ों का चित्र में प्रस्तुतिकरण होता क्या है। तो नाम से पता चल रहा है चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण करने से नहीं, अगर आप किसी चीज को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हो तो वो चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है, क्लियर है। वही लिखा हुआ है, आंकड़ों या समंकों को चित्र के द्वारा, किसके द्वारा, चित्र के द्वारा प्रस्तुत करने की विधि को, यानी अगर आप आंकड़ों को या अपने समंकों को, जो मर्जी बोलो, उनको चित्र के द्वारा आप प्रदर्शित करते हो तो उसे आंकड़ों का चित्रीय या चित्र में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद है आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार। ये कितने तरह के होते हैं, तो नॉर्मली देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है चित्रमय प्रस्तुतिकरण, एक होता है बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। क्या होता है, एक होता है चित्रमय प्रस्तुतिकरण, एक होता है बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। अब हम यहाँ पे बात करें चित्रमय प्रस्तुतिकरण, तो इसके अंदर 2 चीजें आती है, यानी ये दोनों, देखो कई बुकों में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कई बुकों में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो पहले के जो 2 हैं ये चित्रमय प्रस्तुतिकरण कहलाते हैं, और जो ये वाला जो है प्रस्तुतिकरण, ये बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसमें बिंदु लगा लगा के नहीं बनाना पड़ता ग्राफ, है ना। तो एक है ज्यामितिक रूप में प्रस्तुतिकरण, किसमें, ज्यामितिक रूप में प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ये इस चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर नंबर 6 में मैं इन दोनों के ऊपर काम करूंगा, ठीक है ना। यानी हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में, ज्यामितिक रूप में प्रस्तुतिकरण, जिसमें दंड आरेख पढ़ने वाले हैं और हम वृत्तीय आरेख पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट हो गया हमारा। ये चैप्टर मैं लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 6, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 बनेगा, आवृत्ति चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण। इसमें हमें 3 तरह की चीजें पढ़ेंगे हम, आयत चित्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है और ओजाइव क्या होता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, आयत चित्र, बहुभुज और ओजाइव। तो ये जो 2 थे, आवृत्ति चित्र वाला और ज्यामितिक रूप में प्रस्तुतिकरण, जो 2 थे, ये चित्र में प्रस्तुतिकरण कहलाता है। फिर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 8, वो ये वाला बनेगा हमारा रेखीय ग्राफ, ठीक है ना, या कालिक श्रृंखला ग्राफ के रूप में प्रस्तुतिकरण, यानी बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है। रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ के रूप में प्रस्तुतिकरण, जिसको हम कहेंगे बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। तो इस तरह से ये प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार हो गए। मेन कहीं तो 2 ही प्रकार होते हैं, चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदु रेखीय। चित्रमय के अंदर 2 आते हैं, ज्यामितीय रूप से और आवृत्ति रूप से, ठीक है। अब ज्यामितीय के अंदर फिर 2 है, दंड और वृत्तीय। इसके अंदर 3 है, आयत चित्र, बहुभुज और ओजाइव, और ये हमारा बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया हम पढ़ने क्या वाले, ठीक है ना। उतारिए, पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलो, तो आप 3 प्रकार भी लिख सकते हो या फिर 2 प्रकार लिख करके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 3 प्रकार लिखते हो तो भी ठीक है, अगर आप 2 प्रकार लिखते हो फिर इनको फर्दर डिवाइड करोगे 2 पार्ट में, फिर इनको इसको 3 पार्ट में से 2 पार्ट में, इस तरह से भी दिखा सकते हो डिवाइड करके, ठीक है ना। दोनों चीजें सही है। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए, फटाफट से कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आंकड़ों के जो चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है उसके महत्व क्या है। तो महत्व यह है कि अगर हम चित्रों के द्वारा अगर आंकड़ों को हम प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या दिखेंगे, वो आंकड़ों को सरल व समझने योग्य बना देते हैं। यानी चित्र के द्वारा आंकड़ों को समझना सरल एवं क्या मतलब आसान हो जाता है, ये बोल सकते हो। तो आंकड़ों को सरल व समझने योग्य बन जाता है चित्र के द्वारा दर्शाने पर, ठीक है ना, बहुत आसान से। आंकड़ों का जो तुलना है करना बहुत आसान हो जाता है, तो तुलना करने में सहायक होता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण है क्या, उसके लाभ क्या, उसके महत्व क्या है। तो पहला है कि आंकड़ों को सरल बना देता है, समझने योग्य बना देता है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नंबर 2, ये आंकड़ों के तुलना करने में सरलता, नहीं आंकड़ों को आप आराम से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आंकड़ों के बीच में आप तुलना कर सकते हो, ये बोल रहे हैं। आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा सूचना प्रदान करने, यानी आंकड़ों के द्वारा आप सूचना प्रदान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो।
साथ ही साथ ये मनोरंजन में सहायक, क्योंकि आंकड़ों के द्वारा ना आंकड़ों जो सॉरी चित्रीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा आंकड़ों को समझने में थोड़ा मजा भी आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो मनोरंजन में सहायक भी बोला गया है। और अनेक क्षेत्रों में सांख्यिक चित्रों का क्या होता है, व्यापक प्रयोग होता है। व्यापक मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, कि ताकि जो समस्या बोलो या चरों बोलो, ठीक है, जो भी है समस्याओं का, चरों का या समाहारों का जो है अध्ययन जो है ना आसानी से किया जा सके। तो चित्रीय प्रस्तुतिकरण के लाभ क्या है? नंबर 1 पहला लाभ या पहला महत्व यह है कि आंकड़ों को सरल व समझने योग्य बनाना। नंबर 2 तुलना करने में क्या होता है, सहायक है, सरलता, ठीक है, तुलना करने में सरलता मिलती है, ठीक है, करने में सरलता या तुलना करने में सहायक, तो तुलना करने में सहायक भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक, सूचना प्रदान करने एवं मनोरंजन में सहायक, और अनेक क्षेत्रों में जो सांख्यिकी चित्रों का क्या है, व्यापक प्रयोग होना, ताकि समस्याओं का, चरों का या समाहारों का जो अध्ययन है वो सरलता से किया जा सके। तो चित्रीय प्रस्तुतिकरण के जो महत्व वो भी आप भी जो है ना आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे जनरली देखा तुम जाता ही पूछा जाता है कि हर कोई बच्चा इसको लिख सकता है बड़े प्यार से, कि चित्रों के द्वारा अगर हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो क्या क्या मतलब हमें बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना चैप्टर जो है मेनली स्टार्ट करते हैं दंड आरेख से। दंड आरेख, जिसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं बार डायग्राम्स। क्या कहते हैं? बार डायग्राम्स कहते हैं। दंड आरेख यानी क्या होता है हमारा, दंड आरेख यानी बार डायग्राम्स। क्लियर है? यह वह चित्र है, ये वो चित्र होता है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या प्रकट किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये वो चित्र होता है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आयत दंड क्या होते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। जो हमारा दंडारेख होता है उसको एक विमा चित्र क्या बोलते हैं, एक विमा चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमा चित्र भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दंडारेख का दूसरा नाम क्या है, एक विमा चित्र भी है। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन करिए। इसमें हमने महत्व पढ़ा और दंड आरेख यानी बार डायग्राम क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला दंड आरेख यानी जो बार डायग्राम्स है उसकी विशेषताएं क्या होती है, या दंड चित्र की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली बात करें तो दंडों की ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो, ठीक है ना, चर मूल्यों को दर्शाती है। यानी वो जो चर है वहां पे जो आंकड़ा है उसका मूल्य कितना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है और इसलिए ये कम या अधिक हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो दंड कुछ ऐसे बनते हैं ना, अगर आपको याद हो इस तरह से, ठीक है ना, प्रॉपर वे में स्केल से बन जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो दंड कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके दंड बनते हैं। तो ये आंकड़ों की इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये डिपेंड करता है उसके मूल्य पर। तो जो दंड होता है उसकी ऊंचाई या लंबाई चर के मूल्यों को दर्शाती है, चर मूल्यों को दर्शाती है, अर्थात ये कम या अधिक हो सकती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलो पॉइंट नंबर 2, जो दंड होते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वो हमेशा एक जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप स्केल से बनाओगे तो जो इनकी जो चौड़ाई होगी वो एकदम एक समान होगी, ठीक है ना। चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद सभी दंडों की आधार रेखा समान होती है। देखो ये इसके ऊपर दंड बन रहे हैं, इस वाली रेखा, तो ये आधार रेखा हो गई। तो आधार रेखा एक समान होती है, यानी यही इसी से बनेंगे सारे ऐसे, ठीक है ना। दंड ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर की ओर इस तरह से खड़े, या उदग्र यानी वर्टिकल भी बोलते हैं। तो वर्टिकल फॉर्म में हो सकते हैं ऐसे, या दंड ऐसे भी हो सकते हैं इस टाइप से, देखो ऐसे 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 भी बन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी पड़े हुए, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो सकते हैं या वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल मतलब इस तरह से हो सकते हैं, या ऐसे लेटे हुए हो सकते हैं। लेटे हुए यानी पड़े हुए होंगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म। दोनों ही तरीके से आप दंड बना सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा उसने बोला सभी दंडों के बीच समान दूरी रखी जाती है। जैसे ये दो दंड है तो इनके बीच में जो दूरी है ना सेम होगी। जैसे अब यहां पे बनाऊंगा, मान लो कोई दंड मैंने बनाया है, तो सपोज कर दंड यहां पे कुछ बना रहा हूं, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी क्या होगी, सेम होगी। जितनी दूरी यहाँ है इतनी दूरी यहाँ है। यहाँ पे अगर मैं दंड बनाता हूं, मान लो ये कोई दंड बनाया है इस तरह से, तो ये जो बीच की दूरी है बिल्कुल सेम रहती, सेम होगी हर जगह। क्या होगी, सेम होगी।
तो दूरी जो बीच की होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, देखो आपको समझना है, ठीक है, कोशिश करो समझने की, डायग्राम से मत जाना, वो गलत बेकार ही बन रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बनाएंगे चक्कर में बड़े, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया निखर के डायग्राम आए। क्लियर हो गया? चलो, तो दंडों की ऊंचाई जो लंबाई होती है वो चर मूल्यों को दर्शाती है, और ये ऊंचाई जो होती है हमारी, ये लंबाई होती है, ये कम या अधिक हो सकती है। दंडों की जो चौड़ाई होगी, ठीक है ना, ये जो चौड़ाई होगी ये एक समान होगी बेटा। क्या होगी? एक समान होगी। सभी दंडों की आधार रेखा एक ही होती है। जैसे इसके सारे दंड यहाँ पे बन रहे हैं, इसके सारे दंड यहाँ बने, तो आधार रेखा सेम होगी। ठीक है ना, इसके लिए आधार रेखा ये है, इसके लिए आधार रेखा ये है। उसके अलावा दंड ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर बन सकते हैं, या क्षैतिज मतलब लेटे हुए, ठीक है ना, इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सभी दंडों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो सकती है? वो समान रखनी चाहिए, समान होती है। ठीक है ना, और दंडों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप इसमें रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि दंडों में जो आंकड़े दिए हुए हैं ना वो क्रमबद्ध नहीं है, तो आप उसको क्रमबद्ध लगा सकते हो, यानी इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लगा करके भी दंड बना सकते हो। ठीक है ना, अगर क्रम निश्चित नहीं है ना तो आप उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में भी लगा के बना सकते हो। तो इसलिए ये होती है दंड की विशेषताएं। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, दंड आरेख के प्रकार, ये जो दंड आरेख होते हैं, बार डायग्राम्स होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? ये कितने तरह के होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। देखो कितने हमारे पास 6 तरह के मैंने आपके सामने लिखे हैं कि 6 तरीके के क्या होते हैं? दंड आरेख होते हैं। पहला कौन सा हमारा? सरल दंड आरेख। नंबर 2 बहुगुणी दंड आरेख। नंबर 3 उपविभाजित, या इसको क्या बोलते हैं? अंतर्विभक्त दंड आरेख। याद में जैसे दंड आरेख खत्म होंगे उसके बाद हमें वृत्तीय आरेख पढ़ना और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो सरल हो गया, बहुगुणी हो गया, उपविभाजित हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा प्रतिशत दंड आरेख, खंडित दंड आरेख और विचलन दंड आरेख। ठीक है, तो ये 6 तरीके के दंड आरेख होते हैं। काफी आसान से हैं, किसी कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें कठिन सा हो, बहुत आसान से है। ठीक है, तो 6 तरह के दंड आरेख हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करना। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करिए 6 के 6 नाम। ठीक है ना, चलो, तो हम जो स्टार्ट करने वाले वो पहला कौन सा है? सरल दंड आरेख। कौन सा वाला है? सरल दंड आरेख। इसने बोला सरल दंड आरेख जो होता है ये दंड आरेखों का क्या होता है? सरलतम रूप होता है। सबसे आसान जो है ना वो यही वाला है। सरल दंड आरेख जो होता है वो दंड आरेखों का क्या है? ये सरलतम रूप होता है। क्लियर हो गया? चलो, उसने बोला यहां पे यह वे आरेख हैं जो एक ही प्रकार, क्या लिखा है? एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों, जो एक ही प्रकार का संख्यात्मक तथ्य है उसके विभिन्न मूल्यों को दंडों के रूप में प्रस्तुत करता है। जो कि एक ही प्रकार के यानी एक ही तरह के संख्यात्मक यानी जो आंकड़ों के रूप में जो भी आपके तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनको उनके विभिन्न मूल्यों को दंड यानी वो बार डायग्राम के हिसाब से प्रस्तुत करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट डाउन करिए साथ साथ में। ठीक है ना, तो यह दंड आरेखों का सरलतम रूप है। ये वे आरेख होते हैं, यह वे आरेख होते हैं जो एक ही प्रकार के जो संख्यात्मक जो फैक्ट्स एंड तथ्य हैं के विभिन्न मूल्यों को दंडों के रूप में प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं। फिर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ऐसे ही देखो अपनी मर्जी से लिखा है। ठीक है, ताकि समझाने के पर्पज से। तो जैसे वर्ष हो गया, मृत्यु दर हो गया, ये इस तरह से दिया मैंने। ठीक है, आपको इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा उतार लो। इसके बेस पे हम क्या है एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, सरल बार डायग्राम कैसे बनता है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करिए। तो देखते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है ना, देखो आपके पास स्केल एंड और पेंसिल वेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पेन से बनाते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट पेंसिल से बनाओ स्टार्टिंग में बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, आप भी बनाते रहिए साथ साथ में। यहाँ पे आपका y एक्सिस होता है, y अक्ष होता है ना, अक्ष। यहाँ पे x अक्ष हो गया, ये 0 हो गया आपका। ठीक है ना, इस तरफ मैं आपके ले रहा हूं, मैं जो मैंने मृत्यु दर लिया है वो ले रहा हूं, मृत्यु दर यानी डेथ रेट ले रहा हूं मैं इस तरफ। इस तरफ आपका आ जाएगा क्या? वर्ष। ठीक है ना, देख लेते हैं आ भी रहा है, क्लिप पूरा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बनाते रहिए साथ साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरे पास डेटा था, ठीक है ना, अगर उस डेटा को ध्यान से देखें तो मेरे पास वो है
70 मैक्सिमम है ना, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 10-10 का गैप ले रहा हूं, शायद आ जाएगा 10-10 का गैप। ठीक है, आप प्रॉपर डिस्टेंस में लेना प्लीज, ठीक है ना। मेरे पास स्केल नहीं होता है यहाँ पे इस तरह से, तो आप प्लीज, ठीक है ना, आप प्रॉपर डिस्टेंस में लेना। डिस्टेंस कम ज्यादा हुआ थोड़ा दिक्कत ना कर जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बहुत है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अपने वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं उसे, वर्ड्स ले लेता हूँ, जो वर्ड्स मुझे लेने हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स मेरे पास कौन कौन सा है? पहला वर्ड्स कौन सा है? 1980। फिर कौन सा हमारे पास? 1990। फिर 2000, फिर 2010 और फिर 2020। प्लीज डिस्टेंस सेम रखने पड़ेंगे, तभी जाके डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर बाय डायग्राम बन पाएगा। चलो अब सबसे पहले देखते हैं 90-80 में कितना है। 70 तक जाना है। 70 हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। तो मैं कुछ इस तरह से ये मैंने बना दिया 70 तक, ठीक है ना। ये 70 तक बन गया है। कहां तक है? 70, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो है 55। 55 कहां आएगा? इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 50 और 60 के बीच में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ठीक है, ये मेरा दूसरा बन गया। फिर उसके बाद अगला जो है 50 है। 50 हमारा यहां पे है, ये हमारा 50 हो गया। ये 55 था, ये 50 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपका 30 लिया है, 30 देख लेते हैं। ये 30 हो गया। और देन लास्ट 20, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने देखो बार डायग्राम बनाया है, ये आपका सरल बार डायग्राम है, यानी सरल दंड आरेख। क्लियर हो गया ना। चलो देखो, फिर भी देखो छोटी मोटी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, ठीक है ना। बट जैसा भी है, आप प्लीज अपने स्केल एंड इसको यूज जरूर करें, ठीक है ना। देखो साफ सुथरा बनाए ताकि अच्छा लगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बार डायग्राम देखो मैंने इस फॉर्म में बनाया है। तो एक तरह से देखो कि कौन सा बार डायग्राम है? वर्टिकल है, ये वर्टिकल बार डायग्राम है। कौन सा है? वर्टिकल बार डायग्राम है बेटा, ठीक है ना। कौन सा है? वर्टिकल बार डायग्राम। मैंने आपको कहा था ना बार डायग्राम कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा बार डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया? वर्टिकल, जिसको हमने क्या बोलता है? ऊर्ध्वाधर या खड़ा बार डायग्राम। ऊर्ध्वाधर बोलो या खड़ा बार डायग्राम बोलो, ठीक है ना। चलो इसे बना लीजिए फटाफट से। अब मान के चलो कि हमें ना इसी में ही अगर ये क्षैतिज वाला बनाना पड़े, जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो कैसे बनेगा? ठीक है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार बना करके, ठीक है। आप भी साथ साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ साथ बना सकते हो बच्चे। अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा होगा पिछली बार, तो 0 लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा ना देखो डेटा में वही रख रहा हूं, मैं डेटा में जानबूझ के चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बार बार डेटा एक ही रख रहा हूं। एक काम करते हैं, तो अगर आप क्षैतिज वाला बनाना चाहते हो तो मैं इस तरफ फिर वर्ष ले लेता हूं, इस तरफ वर्ष ले लेते हैं, और मैं इस तरफ मृत्यु दर ले लेता हूं इस बार, ठीक है ना। मृत्यु दर, ठीक है, उल्टा कर दिया हमने डायग्राम बिल्कुल। अब हम क्या करने वाले हैं? सेम वही काउंटिंग करेंगे। इस बार काउंटिंग जो आएगी मृत्यु दर इस तरफ है, तो इस तरफ मैं करने वाला हूं 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 बहुत है। ठीक है, इस तरफ मैं साल ले लेता हूं आपके। साल क्या थे भाई? 90, 80 हो गया, 1990, 2000, 2010, 2020। क्लियर हो गया? अब पहले वाला जो था हमारा वो कितना जा रहा है? 70 तक जाना है ना, 70 तक। तो 70 तक बनाते हैं। 70 हमारा ये ना, तो ट्राई करते हैं कि बढ़िया ही बने भाई डायग्राम। इस तरह से, ठीक है। ये आपका मान लो 70 का मैंने बना दिया, ठीक है ना। थोड़ा आगे चला गया, ठीक है, 70 हो गया। देन उसके बाद हमारा 55 है। 55 हमारा इधर आएगा, बीच, इनके बीच में कहीं पे, ठीक है ना। तो मैं इसको भी इस तरह से मिला देता हूं। मान लो 55 है, ठीक है। बस आप प्लीज समझ लीजिए बस, ठीक है। बना आप लोग, मुझे पता आप सब होशियार हो, बड़े प्यार से डायग्राम बना सकते हो, ये तो आपके लिए खिलौने बराबर है, ठीक है। बट आप समझ लीजिए, आपको समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कॉपी में बना लोगे इसे, ठीक है ना। 55 हो गया। देन उसके बाद हमारा 50 हमारा इस तरफ आ रहा है। थोड़ा सा गैप कम हो गया क्या? 90, थोड़ा गैप बढ़ा देता हूं उनका। ये हमारा 1990 हो गया था, ये 2000 हो गया हमारा। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 2000 को, यहाँ पे कर लेते हैं 2000, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 50 हो गया, ठीक है ना। 50 के बाद हमारे पास अगला कौन सा है? 30 हमारा ये रहा, ठीक है। सपोज ये है, ये 30 हो गया हमारा, ठीक है। ये कौन से ईयर में फॉल कर रहा है? 30 ये आपका कर रहा है 2010, और उसका 2020 वाला लेना हमें, ठीक है ना। ये हमारा 20 पे आएगा, ये 20 हो गया। तो कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्त आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आप अगर स्केल और कॉपी पे बनाओगे तो काफी अच्छा निखर के डायग्राम बन के आएगा, ठीक है ना। बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम बनेगा कैसे, यानी ये डायग्राम जो बनने कैसे। अब वृत्तीय आरेख आएगा, उसमें तो गोला और बेकार बनेगा, ठीक है ना। तो मेन मोटिव क्या है कि आपको समझाना है कि आप ये बना कैसे सकते हो। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ये कौन सा वाला बनाया मैंने? हॉरिजॉन्टल। कौन सा बनाया था? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ठीक है, जिसको क्षैतिज वाला बोलते हैं, क्या क्षैतिज बार डायग्राम बोलते हैं ना। तो ये क्षैतिज वाला है। क्लियर हो गया? चल, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देता हूं। पार्ट नंबर 2 में बाकी के जो है वो कोशिश करता हूं खत्म हो जाए, ठीक है। कि सब में मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस वाले में, ठीक है ना। थोड़ा बोर्ड में बनाने में दिक्कत होती है, तो आप फटाफट से समझ लिया होगा आपने। आप प्लीज अपने हाथों से इसे बनाइए, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगर नहीं बन रहा तो आप बुक्स में और एग्जाम्पल दिए हुए, आप उनको देख करके और बना सकते हो। क्लियर हो गया ना? चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।